अध्याय 61 जिज्ञासा। इस समय विंक के पीछे का दरवाजा खुला। डॉक्टर का कोट पहने और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए एक महिला बाहर निकली। महिला की ऊंचाई लगभग 68 सेमी थी, सुनहरे बाल जो पोनीटेल में बंधे थे, और उसने नीली टाइट जीन्स पहन रखी थी तथा कोट के अंदर टी शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही वह महिला सामने आए, वह चौंक गई। जब उसने शर्वानी को देखा तो वह तुरंत चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर बढ़ी। शर्वानी से आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है, तुम कैसी हो? महिला ने शर्वानी को गले लगाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। इससे ये पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित लग रही थीं। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ, शर्वनी ने जवाब दिया और आलिंगन से बाहर निकलने की कोशिश की। तुम किस समस्या से जूझ रही हो? तुम विंक को इसके बारे में क्यों नहीं बताती? मुझे पूरा यकीन है कि वह इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है न? महिला ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। दूसरी ओर विंक शिकायत करना चाहता था। अगर इस समय उसके मुंह पर पट्टियां न बंधी होती तो वह पहले ही बोल चुका होता। फिर भी उसकी आंखों में शर्मिंदगी और झुंझलाहट साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी अभी उसके पास कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। आखिरकार वह अपने चचेरे भाई को पीटने वाला नहीं था, और इसके अलावा उसका मुंह बंद होने के कारण उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह असहाय होकर उसी स्थिति में खड़ा रह सकता था, उम्मीद करता हुआ कि उसका चचेरा भाई अब और बकवास नहीं करेगा। साथ ही उसे उम्मीद थी कि शर्वानी उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा देगी। वह अपने इस चचेरे भाई के करीब जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह इतनी ज्यादा सुरक्षात्मक थी कि कई बार यह शर्मनाक हो जाता था। ये बात और भी ज्यादा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वह एक पुरुष था। असल में यह उसका चचेरा भाई ही था जिसने उसे शर्वानी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाया था। अन्यथा उनके बीच के रिश्ते को देखते हुए वह निश्चित रूप से शर्वानी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक महिला थी। ये सिर्फ इतना था कि वह एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह एक महिला से पराजित नहीं हो सकता। नहीं, यह ऐसी चीज है जिसे वह बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उसे इसके बारे में बताऊंगी तो वह निश्चित रूप से भाग जाएगा, शर्वानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साथ ही उसने अपनी आंखों के कोने से क्रिश की ओर एक नजर डाली। ये सुनकर महिला ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसी समय उसने देखा कि शर्वानी ने क्रिश पर एक नजर डाली थी। उसने इधर उधर देखा। वह लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन फिर भी वह आकर्षक था। ये सच हो सकता है कि उसकी शक्ल सबसे सुंदर नहीं मानी जाती थी, लेकिन फिर भी वह काफी सुंदर था। इसके अलावा उसमें काफी आकर्षण था। चेहरे पर एक जानकार मुस्कान के साथ महिला ने पूछा, तो तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। इस आदमी में ऐसी क्या क्षमताएं हैं जो विंक को पीछे धकेल सकती हैं? पहली बार शर्वानी के चेहरे पर लाली की एक छाया उभरी और फिर गायब हो गई। उसने तुरंत अपने सामने खड़ी महिला को घूरते हुए कहा, सुसान, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने क्रिश की ओर देखा, और जब उसने पाया कि सुसान ने जो कहा था उसके प्रति क्रिश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसे तुरंत राहत मिली। उसे उम्मीद थी कि क्रिश को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। वह इस समय बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं थी। संक्षेप में, वह अभी किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। ओह, सुसान ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट था कि उसे शर्वानी की बात पर विश्वास नहीं था। दूसरी ओर शर्वानी ने कुछ और नहीं कहा, यह महसूस करने के बाद भी कि सुसान को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। अरे, मेरा नाम सुजैन है। मैं विंक की चचेरी बहन और शर्वानी की दोस्त हूँ। सुजैन ने आगे बढ़कर क्रिश को अपना परिचय दिया और अभिवादन के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्रिश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना हाथ उसके हाथ में थाम लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, मेरा नाम क्रिश है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये शब्द कहने के तुरंत बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सुसान ने क्रिश की ओर किसी तरह की जिज्ञासा से देखा। साथ ही उसने पूछा, तुम्हें पता है, तुम्हारा परिचय अधूरा सा है। जब मैंने अपना परिचय दिया तो मैंने शर्वानी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। तो तुम्हारे और शर्वानी के बीच क्या रिश्ता है? क्रिश अभी जवाब देने ही वाला था कि अचानक शर्वानी आ गई और उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। उसने सुसान को घूरते हुए कहा, हमारे रिश्ते से तुम्हें क्या मतलब है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यह इतना महत्वपूर्ण है। ओहो, अब देखो, मुझे पता था तुम दोनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। तुम ये क्यों छिपाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी उम्र की लड़की का बॉयफ्रेंड होना सामान्य बात है।
इसलिए आपको इसके बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सुसान ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, बॉयफ्रेंड रखने में किसे शर्म आती है? मैं अभी बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहती। इसके अलावा वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरा बॉडीगार्ड है। शर्वानी ने थोड़ा झल्लाते हुए जवाब दिया। वह समझती थी कि अगर उसने इस समय कृष और अपने बीच के रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया तो सुसान ये सोचेगी कि उन दोनों के बीच रिश्ता है। उसके लिए किसी रिश्ते में बंधना गलत नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस समय किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। इसके अलावा वह किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं चाहती थी। इसलिए उसके लिए बेहतर यही था कि वह अभी ही सब कुछ स्पष्ट कर दे, इससे पहले कि गलतफहमी फैल जाए। एक अंगरक्षक? सुसान ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। उसी समय उसने शर्वानी को एक तरफ धकेलने के बाद कृष की जांच जारी रखी। उसने अपनी नजरें घुमाए और शर्वानी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? यह आदमी बिल्कुल भी बॉडीगार्ड जैसा नहीं दिखता है। मैं किसी व्यक्ति की भूमिका के बारे में कैसे निश्चित नहीं हो सकती? वह मेरे परिवार द्वारा मेरे लिए रखा गया वर्तमान अंगरक्षक है। ठीक है, अब कोई और सवाल नहीं, शर्वानी ने असहाय भाव से उत्तर दिया। सुसान काफी बातूनी थी और लगभग हर चीज के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। इसलिए ज्यादातर समय शर्वानी उससे बचने की कोशिश करती, खास तौर पर उस समय जब कोई ऐसी चीज होती जिससे सुसान को उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो सकती थी। अगर वह उस समय सुसान से मिलती जब उसे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो सकती थी, तो सुसान उसे सवालों की बौछार करके जाने नहीं देती थी। तस्क तस्क, मुझे लगा कि तुम्हें बॉडीगार्ड पसंद नहीं है, लेकिन देखने में तो यह अलग है। मैं तुम्हें जितना जानती हूँ उसके हिसाब से तुम निश्चित रूप से उसके लिए खड़ी नहीं होती। इसके अलावा अब तक तो तुम्हें इस व्यक्ति को भगाने का कोई रास्ता मिल ही गया होगा। सुजैन ने साफ साफ कहा और तुरंत शर्वानी के कुछ रहस्य उजागर कर दिए। चले जाओ, तुम्हें क्या परवाह है? शर्वनी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। फिर भी वह इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती थी। उसे समझ में आ गया कि वह अब कृष को क्यों नहीं भगाना चाहती थी। अंत में यदि वह नहीं चाहती थी कि कृष उसके साथ रहे, तो इसका अर्थ था कि उसे कभी भी अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका परिवार वर्मा से निपट न ले। या अगर वह बाहर जाना चाहती थी और कृष पहले ही जा चुका था, तो इसका मतलब था कि उसे एक और अंगरक्षक रखना होगा। लेकिन बेशक उसे विश्वास नहीं था कि कृष जैसे व्यक्ति को पाना आसान होगा। यह आदमी हमेशा चुप रहता था, अपने काम में लगा रहता था। कम से कम शर्वनित को इस बात से खुशी थी कि यह कृष के लिए था। कम से कम वह उन कामों में अपनी नाक नहीं घुसाता था जो उससे संबंधित नहीं थे, और अगर वह मुसीबत में होती तो वह उसकी मदद करता। इससे भी बढ़कर उसका कौशल उन अंगरक्षकों से कहीं बेहतर था जो उसे पहले मिले थे। अगर कृष चला जाता तो उसे यकीन नहीं था कि वह कृष के समान कौशल वाला दूसरा अंगरक्षक पा सकेगी। अगर ऐसा था तो उसे कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। हालांकि मैं उसके मूल के बारे में काफी उत्सुक हूँ। क्या वह इतना कुशल है? अन्यथा आप पहले ही एसडी करने में कामयाब हो चुके होते। सुसान ने समर्पण के रूप में अपने हाथ हवा में उठाए। फिर उसने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शर्वानी ने पहले ही अपना मुंह ढक लिया था। अब शर्वानी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे पूरा निगल जाएगी। इसलिए सुसान ने उस सवाल को छोड़ दिया जिसका जवाब उसे शर्वानी से मिलने की उम्मीद थी। ठीक है, हम जा रहे हैं, शर्वानी ने कहा। उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। ये शब्द कहने के तुरंत बाद वह मुड़ी और बाहर निकलने की ओर बढ़ गई। कृष तुरंत उसके पीछे चला गया, इससे पहले कि समूह के बाकी लोग भी उसके पीछे चले जाते। विंक भी समूह का पीछा कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका चचेरा भाई उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन जब सुसान ने बात की तो उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। अरे विंक, अपना ख्याल रखना। इसके अलावा अपनी पट्टियां मत उतारना। सुनिश्चित करना कि पिताजी और माँ उन्हें देख लें। अन्यथा अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मम्मी की तरह लपेटूंगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम अब जोखिम भरी चीजों में शामिल न हो। सुसान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। अध्याय 62, पीछा किया जा रहा है। अरे विंक, अपना ख्याल रखना। इसके अलावा अपनी पट्टियां मत उतारना। सुनिश्चित करना कि पिताजी और माँ उन्हें देख लें। अन्यथा अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मम्मी की तरह लपेटूंगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम अब जोखिम भरी चीजों में शामिल न हो। सुसान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। अगर संभव हो तो विंक वाकई उस मुंह को फाड़ देना चाहता था जो उससे बात कर रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए सुसान इस तरह से व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह उसकी परवाह करती थी।
इसलिए उसने बस उसकी कही बातों को अनदेखा करने का फैसला किया और अस्पताल से बाहर निकलने के लिए समूह के बाकी लोगों के पीछे चला गया। अस्पताल से बाहर निकलते ही वे अपनी गाड़ियों में सवार होकर चले गए। विंक के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति परेशानी में था। पट्टियों में लिपटे होने के कारण वह गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा पट्टियों का दबाव उसकी आंख तक पहुंचने के कारण उसके लिए तेज गति से गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होने वाला था। उसके लिए खुशकिस्मती की बात यह रही कि उसके समूह में से एक व्यक्ति ने तुरंत विंक को कार चलाने की पेशकश की। विंक ने शुरू में मना कर दिया क्योंकि वह समझ गया था कि जो व्यक्ति उसे घर ले जाना चाहता था वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा से उसकी कार चलाना चाहता था। लेकिन आज तक विंक हमेशा किसी को अपनी कार चलाने की अनुमति देने से कतराता रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके लिए खुद कार चलाना असंभव होने वाला था और उसके लिए कार को सुसान के लिए छोड़ना असंभव था, ये देखते हुए कि उसके पास अपनी कार थी। दिन में उसने उस युवक को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी, हालांकि बाद में उसे इसका पछतावा हुआ। दूसरी ओर क्रिश हमेशा की तरह पहले ही शर्वानी की कार में बैठ चुका था। वे अस्पताल से निकलकर गाड़ी चलाने लगे। गाड़ी चलाते हुए जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वे अलग अलग रास्ते पर चलने लगे। चून की प्रतियोगिता पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए अब उनके लिए दोपहर का भोजन करने का समय हो गया था। इसलिए हर किसी की अपनी अपनी योजनाएं थी और इसलिए उन्होंने जाकर उनकी देखभाल करने का फैसला किया। उनमें से कुछ की वर्तमान में कक्षाएं चल रही थी जिनमें उन्हें भाग लेना था। सुबह की कक्षाओं को पहले ही छोड़ देने के बाद उन्हें दोपहर की कक्षाओं में जाना होगा। क्रिश को बहुत अच्छा लगा कि आज शर्वनीत की कोई क्लास नहीं थी, अन्यथा वह जितना संभव हो सके उस उबाऊ व्याख्यान में सोने से बचने की कोशिश करता, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वे गाड़ी चलाते रहे क्रिश कुछ नोटिस किए बिना नहीं रह सका। रियर व्यू मिरर से क्रिश को एहसास हुआ कि एक गाड़ी है जो काफी देर से उनका पीछा कर रही थी। ये घटना अस्पताल से निकलने के कुछ समय बाद ही शुरू हुई। शुरू में क्रिश को लगा कि यह संयोग है कि यह वाहन उनके रास्ते से ही गुजर रहा है, लेकिन जब वे कई मोड़ ले चुके थे और वाहन उनका पीछा करता रहा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह असंभव नहीं था कि कोई वाहन उनके समान दिशा में जा रहा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से असंभव था कि दूसरा पक्ष उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश न कर रहा हो, जबकि उनके पास ऐसा करने का मौका था। कुछ बिंदुओं पर शर्वानी वाहन की गति कम कर देती थी, जिससे उनके पीछे वाले वाहन को ओवरटेक करने का मौका मिल जाता था। लेकिन हर बार जब शर्वानी अपनी गति कम करती तो दूसरी पार्टी भी अपनी गति धीमी कर लेती। ये बहुत ही संदिग्ध बात थी। फिर भी अपनी धारणाओं के बारे में निश्चित न होते हुए क्रिश बिना कुछ कहे देखता रहा। दूसरी ओर शर्वानी को नहीं पता था कि क्रिश उस समय क्या सोच रहा था, और वह बस यही सोच रही थी कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें दोपहर का भोजन करना था और उसके बाद उसे कहीं जाना था, इसलिए वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थी, क्योंकि उसे उस गंतव्य पर पहुंचने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी जहां वह जा रही थी। जैसे ही वह सोचते हुए गाड़ी चला रही थी, क्रिश ने अचानक कहा, उसे उसकी अपनी दुनिया से वापस लाया। एक कार हमारा पीछा कर रही है, ये काफी देर से हमारा पीछा कर रही है, क्यों ना हम पहले रुकें। शर्वानी को ये शब्द सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत साइड मिरर से देखा और पाया कि उनके पीछे एक गाड़ी थी। उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 0 मीटर के आसपास। जिस बात ने उसे परेशान किया वह ये थी कि जब से वे अस्पताल से निकले थे तब से यह वाहन उनके पीछे था। हो सकता है कि उसने ज्यादा ध्यान न दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस वाहन को नहीं देख सकती थी जो हर बार जब वह उसे देखती थी तो साइड मिरर में दिखाई देता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गाड़ी को फुटपाथ की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह सड़क से बाहर निकलने में कामयाब हुई, उसने गाड़ी रोक दी। उनमें से कोई भी गाड़ी से नहीं उतरा, क्योंकि वे उस गाड़ी को देखते रहे जो उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे रुके, उनके पीछे चल रही कार ने भी तुरंत वही हरकत की। इससे क्रिश का शक तुरंत पुख्ता हो गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उन्हें निशाना बना रही थी। क्रिश को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि दूसरा पक्ष कौन था और उनका पीछा करने का उनका इरादा क्या था, इसलिए उनके लिए सतर्क रहना बेहतर था। शर्वानी भी ऐसा ही सोच रही थी, इसलिए उसने तुरंत फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और सड़क पर वापस आने के बाद उसने तुरंत अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी। चूंकि वह उस समय फरारी F8 स्पाइडर चला रही थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि स्पोर्ट्स कार की गति काफी अधिक थी। जैसे ही फरारी F8 स्पाइडर तेजी से आगे बढ़ा, दूसरी गाड़ी जिसका मॉडल जीप रैंगलर था तुरंत उनके पीछे आ गई। लेकिन जीप की गति फरारी की तुलना में कम होने के कारण उसके लिए उस तक पहुंचना असंभव था। कुछ ही मिनटों में जीप ने फरारी को पीछे छोड़ दिया।
चूंकि सड़क पर सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे, इसलिए विशाल जीप रैंगलर के लिए उस छोटी फरारी के साथ बने रहना असंभव था, जो सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक से भरी हुई थी। दूसरी ओर शर्वानी काफी खुश थी। रेसिंग की बात करें तो यह एक और चीज थी जो उसे पसंद थी। ये कहा जा सकता है कि यह उसका एक और शौक था। लेकिन फिर भी वह शायद ही कभी रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेती थी, क्योंकि वह ज्यादातर अपने फाइटिंग कौशल को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। वह उस पर ऊब गई जब उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष उनका पीछा नहीं कर सकता। अगर मौका मिले तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई गाड़ी में उनका पीछा करे। वह अपनी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाने के लिए काफी उत्सुक थी। आखिरकार अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसके पास उच्च दक्षता के साथ कई कौशल थे। क्रिश को शर्वानी के चेहरे पर निराशा का भाव देखकर थोड़ा अवाक रह गया जब उसने देखा कि उनका पीछा करने वाली गाड़ी खो गई है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। साथ ही उसने नजर रखी कि कहीं कोई और गाड़ी उनके पीछे न आ जाए। यह महसूस करते हुए कि फिलहाल उनका पीछा करने वाला कोई नहीं है, शर्वानी ने तुरंत दूसरा रास्ता पकड़ लिया जो उसी गंतव्य की ओर ले जा रहा था जहां वह शुरू में जाने की योजना बना रही थी। लगभग 30 मिनट बाद वे एक होटल के सामने पहुंच गए। ये होटल जीवनसंस का था। जैसे ही वे पहुंचे, शर्वानी ने तुरंत गाड़ी होटल के सामने पार्किंग में खड़ी कर दी। फिर वे दोनों गाड़ी से उतर गए। क्रिश ने सुरक्षा कारणों से और जिज्ञासावश दोनों ही कारणों से देखा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से यह पहली बार था कि वह इस तरह के उच्च स्थान पर आया था। चूंकि यह काफी समय हो गया था, इसलिए वह इन क्षेत्रों में हुए बदलावों पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। ब्लू सील होटल। ये होटल जीवनसंस के स्वामित्व में था। ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और यह क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों से अलग थलग था, जिससे होटल को काफी बड़ी जगह मिली। यही कारण था कि होटल के पास काफी बड़ा पार्किंग क्षेत्र था। ये होटल राजपुर शहर में पाए जाने वाले कुछ 5 सितारा होटलों में से एक था। इसे सोने के मिश्रण से रंगा गया था, जिससे यह एक राजसी और प्रभावशाली रूप ले रहा था। इसमें कुल 8 मंजिलें थीं। हालांकि कृष ने इस होटल के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने कभी इसमें कदम नहीं रखा था। और पार्किंग क्षेत्र को देखकर ही उसे पता चल गया कि इस क्षेत्र में कई महंगी कारों के मॉडल खड़े थे। ये तो अपेक्षित ही था, क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां अधिकांश अमीर लोग भोजन करने आते थे। वास्तव में इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार उसे पता चला कि इस होटल में कई सम्मेलन कक्ष हैं। इसलिए समय समय पर कई व्यवसायी यहां महत्वपूर्ण बैठकें करने आते थे। चलो चलते हैं, आज हम यहीं खाना खाएंगे, शर्वानी ने होटल के प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए कहा। साथ ही उसने फोन करने से पहले अपना फोन निकाला। अध्याय 63। विशाल, चलो चलते हैं, आज हम यहीं खाना खाएंगे, शर्वानी ने होटल के प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए कहा। साथ ही उसने फोन करने से पहले अपना फोन निकाला। क्रिश उसके पीछे पीछे चला गया। वह होटल में मिलने वाले खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इमारत की भव्यता को देखते हुए उसे उम्मीद थी कि होटल में मिलने वाला खाना भी बेहतर होगा। सच कहूं तो जब से उसे यह सिस्टम मिला है, तब से यह कहा जा सकता है कि उसकी जिंदगी बेहतर के लिए बदल गई है। जहां तक भविष्य की बात है, वह इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर शर्वानी को नहीं पता था कि क्रिश क्या सोच रहा था। कॉल करने के कुछ सेकंड बाद ही किसी ने कॉल रिसीव कर ली। अंकल, हम यहाँ हैं, हम यहाँ खाना खाने आए हैं। क्या आज हमारे लिए कुछ खास बन सकता है? इसके अलावा मैंने कोई रिजर्वेशन भी नहीं करवाया था। मुझे आशा है कि आप मुझे एक विशेषाधिकार देंगे ताकि मैं बिना किसी आरक्षण के यात्रा कर सकूं। ठीक है, तुम आ सकते हो। मैं किसी को बता दूंगा कि वह आकर तुम्हें ले जाए। और रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम किसी और के साथ आ रहे हो? कृपया मुझे यह मत बताना कि तुम इस बार लोगों के एक बड़े समूह के साथ आए हो। फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। ओह, मैं इस बार सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आई हूँ। आपको परेशानी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इस बार आपको कोई परेशानी नहीं देंगे, शर्वानी ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अन्यथा अगर तुमने इस बार परेशानी खड़ी करने का फैसला किया तो मैं तुम्हारे पिता को इस बारे में जरूर बताऊंगा। आवाज ने जवाब दिया। हंस, अगर तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। शर्वानी ने एक छोटी बच्ची की तरह व्यवहार किया और गुस्से से चिल्लाने लगी। उसके चेहरे पर भाव काफी प्यारे लग रहे थे, जो हर बार लक्ष्मण और अन्य लोगों से बात करते समय उसके चेहरे पर दिखने वाले उग्र भाव से बिल्कुल अलग था। ये पहली बार था जब क्रिश उसके चेहरे पर यह भाव देख रहा था, और एक पल के लिए वह संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह वही शर्वानी थी जिसके साथ वह इतने समय से बातचीत कर रहा था।
क्या ये हो सकता है कि उसे किसी तरह बदल दिया गया हो? आखिरकार ये बदलाव बहुत ज्यादा था। एक उग्र स्वभाव वाली लड़की से एक छोटी सी जिद्दी लड़की में बदलना, ये बहुत ज्यादा बदलाव था। इस बिंदु पर क्रिश ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि असली शर्वानी कौन थी। अब क्या तुम कह रही हो कि अगर मैं तुम्हारे पिता को बता दूं कि तुम मुसीबत में पड़ गई हो तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मुझे लगा कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा था कि तुम इस बार कोई मुसीबत नहीं डालोगी। पुरुष की आवाज ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हंस, अंकल, अब आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। बस रुकिए, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। शर्वानी का क्रूर चेहरा एक बार फिर लौट आया। ये स्पष्ट था कि वह चिढ़ाए जाने से खुश नहीं थी। ठीक है, मुझे इस बात का खेद है, लेकिन इस बार मैं वाकई गंभीर हूँ। आप होटल के अंदर कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकते। हम पहले से ही यहाँ कुछ तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर आप आकर परेशानी खड़ी करेंगे तो हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमें आंतरिक समस्याओं से निपटना है या बाहरी समस्याओं से। पुरुष आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया। जो भी हो, मैं बस खाना चाहती हूँ। शहर भर में घूमने के बाद मुझे बहुत भूख लगी है, शर्वानी ने जवाब दिया। इसके तुरंत बाद उसने फोन काट दिया। इस समय वे दोनों होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। वहां काले सूट पहने दो सुरक्षा गार्ड थे जिनके शरीर की बनावट मांसल थी। उनमें से हर एक बहुत ही खूंखार और डराने वाला लग रहा था। होटल का प्रवेश द्वार काफी बड़ा था। डबल दरवाजे करीब 5 मीटर ऊंचे थे और सुनहरे रंग से रंगे हुए थे। अब वे पूरी तरह से खुले हुए थे, जिससे क्रिश और शर्वानी, जो अभी होटल में नहीं आए थे, उन्हें पता चल गया कि उनके सामने एक काउंटर है। और इसके अलावा वे होटल के अंदर कुछ और नहीं देख पा रहे थे। दोनों सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। जैसे ही वे दोनों रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, महिला रिसेप्शनिस्ट, जो उस समय शर्ट पहने हुए थी, ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। वह शर्वनी से काफी परिचित लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत उससे बात की। युवा मिस शर्वनी, स्वागत है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए एक निजी कमरे की व्यवस्था कर दूं या आप खुली जगह में खाना खाएंगी? ओह कैरोल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ड्यूटी पर हो। अगर मुझे पता होता कि तुम आज ड्यूटी पर हो तो मैं अपने उस बदबूदार अंकल को नहीं बुलाती। शर्वनी ने अपनी आवाज में आश्चर्य के साथ जवाब दिया। हालांकि वह अपने चाचा को बदबूदार कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज में किसी भी तरह की नाराजगी का संकेत नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था। हाँ, कैरोल सिर्फ अजीब तरह से हंस सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस पर क्या जवाब देना चाहिए। वह इस समय शर्वानी का समर्थन नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह निश्चित रूप से मैनेजर के खिलाफ जा रही थी। इसके अलावा वह मैनेजर का बचाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका मतलब यह होता कि वह होटल के मालिक की बेटी शर्वानी के खिलाफ जा रही थी। इसलिए सबसे अच्छी बात जो वह कर सकती थी वह ये थी कि शर्वानी ने जो कहा था उस पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक है, बस मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो ताकि मुझे एक निजी कमरा मिल सके। मैं ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहती जहां कुछ लोग मुझे परेशान करने वाली निगाहों से देखेंगे। शर्वनी ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुरंत, कैरोल ने जवाब दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपने सामने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। और कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा कि उसने पहले ही व्यवस्था पूरी कर ली है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने किसी को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर तुरंत सम्मान का भाव आ गया। कैरोल के चेहरे पर आए इस बदलाव को देखकर शर्वानी ने भी उस नए व्यक्ति की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी ने इस समय नीला सूट, शर्ट और लाल टाई पहन रखी थी। उसके मध्यम लंबाई के काले बाल, जिनमें भूरे रंग के धब्बे थे, पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां देखी जा सकती थी और उसकी नीली आंखें सीधे उन पर घूर रही थीं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो आदमी आया था वह साफ सुथरा दिख रहा था, लेकिन यह उम्मीद की जानी चाहिए थी क्योंकि वह एक 5 सितारा होटल का मैनेजर था। चाचा, मुझे लगा कि आपने कहा था कि आप किसी और को बुलाकर मुझे ले जाने वाले हैं, शर्वनी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं पास ही था, इसलिए मैंने तय किया कि किसी और को तुम्हें लेने के लिए बुलाने के बजाय मैं खुद ही तुम्हें लेने आऊंगा। आखिरकार मैं अभी खाली हूँ, आदमी ने कहा। ये शब्द कहते हुए वह शर्वानी के पीछे खड़े क्रिश की ओर मुड़ा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, फिर उसे अनदेखा करने का फैसला किया। छी, शर्वानी ने अपनी जीभ चटकाए, लेकिन उसने अपने चाचा की कही बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय वह चुप रही, जबकि कैरोल ने आगे बढ़कर होटल के मैनेजर विशाल को उन व्यवस्थाओं के बारे में बताया जो उसने पहले ही कर ली थी। विशाल होटल का सिर्फ मैनेजर था और जीवनसेंस का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके और किरण के बीच रिश्ता काफी गहरा था।
और यही वजह थी कि शर्वानी हमेशा उसे अंकल कहकर बुलाती थी। ये कहा जा सकता है कि विशाल भले ही जीवनसेंस का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उसके और विशाल के बीच का रिश्ता काफी करीबी था, बिल्कुल रिश्तेदारों जैसा। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शर्वानी उससे अच्छी तरह परिचित थी। ठीक है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी काम जारी रखूंगा। तुम वापस जा सकते हो और वही काम जारी रख सकते हो जो तुम पहले कर रहे थे, मेरी इस जिद्दी भतीजी के आने से पहले। विशाल ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं जिद्दी हूँ? मैं अभी अभी आई हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। तो तुम क्यों कह रहे हो कि मैं जिद्दी हूँ? शर्वानी ने पूछा, विशाल की बात से पूरी तरह नाखुश होकर। विशाल ने जवाब देने से पहले बस हंसते हुए कहा, जिद्दी का मतलब यह नहीं है कि तुमने अभी क्या किया है, बल्कि यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम पहले से ही जिद्दी होने की आदी हो, तो जाहिर है कि तुम मेरी एक जिद्दी भतीजी हो। शर्वानी जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने बस अपने होंठ सिकोड़े और फिर चुप हो गई और अपनी नजरें उससे हटा लीं। जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी, वह एक छोटी लड़की की तरह था जिसके साथ अन्याय हुआ था। ये देखकर विशाल जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, इधर आओ। शर्वानी ने नाक भान से कुड़ी, जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ी और विशाल को गले लगा लिया। फिर विशाल उसे लिफ्ट की ओर खींचने लगा, जिसका इस्तेमाल वह यहां आने के लिए करता था। दूसरी ओर क्रिश चुपचाप उन दोनों का पीछा करता रहा। चूंकि ये दो लोगों के बीच की बातचीत थी जो एक दूसरे से काफी परिचित थे, इसलिए वह बीच में बोलने को तैयार नहीं था। होटल के मैनेजर और शीर्ष कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट खुल गई और वे तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, विशाल ने क्रिश की ओर देखा और पूछा, मुझे लगता है कि तुम वही बॉडीगार्ड हो जिसके बारे में किरण ने बात की थी। अध्याय 64, असामान्य वेट। होटल के मैनेजर और शीर्ष कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट खुल गई और वे तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, विशाल ने क्रिश की ओर देखा और पूछा, मुझे लगता है कि तुम वही बॉडीगार्ड हो जिसके बारे में किरण ने बात की थी। हाँ सर, मेरा नाम क्रिश है और मैं वह बॉडीगार्ड हूँ जिसे मिस शर्वानी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। क्रिश ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह समझ गया कि भले ही यह व्यक्ति, उसके सामने वाला व्यक्ति केवल एक मैनेजर था, लेकिन वह काफी ऊंचे पद पर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह किरण को उसके नाम से बुला सकता था, उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से जीवनसेंस से निकटता से संबंधित था। इसके अलावा ब्लू सील होटल के प्रबंधक का शीर्षक भी क्रिश से सम्मान अर्जित करने वाला था। विशाल ने सिर हिलाकर क्रिश की जांच जारी रखी। क्रिश को पहले ही पता चल गया था कि विशाल नहीं चाहता था कि दूसरे लोग ये जाने कि वह शर्वानी का अंगरक्षक है, और इस बारे में सोचने पर ऐसा लगा कि जीवनसेंस ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने उसे अंगरक्षक के तौर पर रखा है। शर्वानी ही थी जिसने समूह को बताया था कि वह उससे जुड़ा हुआ है और उसके पास फिलहाल एक अंगरक्षक है। ठीक है, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि तुम में क्या क्या योग्यताएं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि किरण तुम्हारे बारे में गलत राय नहीं बनाएगा, इसलिए वह तुम्हारी इस तरह प्रशंसा कर सकता है। विशाल ने कहा। इससे पहले कि वह अपना मामला शर्वानी की ओर ले जाता, वे बातें करने लगे जिसमें विशाल ज्यादातर शर्वानी को चिढ़ाता और उसे परेशान करता था। दूसरी ओर क्रिश अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि किरण वास्तव में उसकी तारीफ करेगी, बस उसे नहीं पता था कि उस लड़के ने किस तरह की तारीफ की थी, और इस बारे में सोचते हुए उसने किरण के सामने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया था। वास्तव में उसने किरण के सामने अपनी एक भी योग्यता नहीं दिखाई थी। किरण के पास क्रिश के बारे में जो जानकारी थी वह वही थी जो उसने क्रिश की पृष्ठभूमि के बारे में जांच करके प्राप्त की थी। शायद उसे सानवी या शर्वानी के जरिए क्रिश की वर्तमान ताकत के बारे में जानकारी मिली होगी, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट था कि शर्वानी ने किरण को क्रिश की वर्तमान ताकत के बारे में नहीं बताया था, ये देखते हुए कि क्रिश ने उसे विशाल और विंक के अलावा किसी और को कॉल करते नहीं देखा था। साथ ही उस समय लक्ष्मण के साथ जब वे गोदाम में थे, क्रिश ने कुछ सेकंड तक अपनी खामोशी बरकरार रखी, और जैसे ही लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले, वे 7वीं मंजिल पर थे। इमारत की 7वीं मंजिल पर निजी कमरे थे। ये वह मंजिल थी जहां निजी कमरों का सबसे ऊंचा स्तर पाया जा सकता था। बेशक ये केवल होटल के वीवीआईपी के लिए ही उपलब्ध था। इस मंजिल के उत्कृष्ट स्वरूप को देखकर क्रिश को तुरंत समझ में आ गया कि जिसने इस इमारत की डिजाइनिंग और सजावट का काम किया है, वह निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ है। वे तीनों आगे बढ़े और निजी कमरा नंबर 5 में घुस गए। ऐसा लग रहा था कि ऊपरी मंजिलों पर निजी कमरों की संख्या कम थी। जैसे ही वे अंदर गए, क्रिश आश्चर्यचकित रह गया। कमरा अपने आप में काफी बड़ा था।
इसके अलावा वहां एक ऐसा क्षेत्र था जिसका उपयोग खाने के लिए किया जाता था, जिसमें कई कुर्सियां और एक मेज थी। इसके अलावा वहां एक काउंटर था जहां कई पेय पदार्थ परोसे जा सकते थे। कमरे के दूसरी तरफ एक लंबी मेज थी जिस पर कुर्सियां भी रखी हुई थीं। क्रिश को तुरंत समझ आ गया कि यह वही मेज थी जिसका इस्तेमाल सम्मेलनों के लिए किया जाता था। ऐसा लग रहा था कि वीवीआईपी कमरे लेने वालों को मीटिंग करने के लिए सम्मेलन कक्ष बुक करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी क्रिश को यह समझ में आ गया कि बड़ी बैठकों के मामले में उनके लिए वीवीआईपी कमरों का इस्तेमाल करना असंभव था। आखिरकार उनके अनुमान के अनुसार क्रिश का मानना था कि इस कमरे में केवल 40 लोगों को ही जगह दी जा सकती थी। सम्मेलन की तरफ एक बोर्ड और एक स्क्रीन थी। ये स्पष्ट था कि इन दोनों का इस्तेमाल बैठकों के दौरान चित्रण के लिए किया जाता था। वे तीनों आगे बढ़े और भोजन कक्ष में पहुंचे। विलियम और शर्वानी तुरंत बैठ गए। दूसरी ओर क्रिश खड़ा रहा क्योंकि उसने बैठने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह यहाँ एक अंगरक्षक के रूप में आया था। अगर वह शर्वानी के साथ अकेला होता तो उसे बैठने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन विशाल के यहाँ होने के कारण जब तक उसे बुलाया न जाए उसके लिए बैठना असंभव था। आखिरकार उसे ऐसे क्षण में पेशेवर बने रहना था। विशाल ने शर्वानी के पीछे खड़े क्रिश की ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। फिर उसने क्रिश से कहा, इस समय तुम्हें प्रोफेशनलिज्म के बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खाना खाने आए हो, इसलिए तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हो। किसी एमी के लिए इस स्तर के होटल में आकर यहाँ परेशानी खड़ी करना मुश्किल होगा। क्रिश तुरंत नहीं बैठा। इसके बजाय उसने शर्वानी की ओर देखा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह उसकी ओर नहीं देख रही है तो उसने विशाल की बात मानने का फैसला किया। वह शर्वानी के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। न तो विशाल जो शर्वानी के सामने बैठा था, न ही शर्वानी को इस बात पर कोई आपत्ति थी कि वह कहाँ बैठा था। चूंकि उसे शर्वानी की रक्षा करनी थी, इसलिए उसे लगभग हर समय उसके करीब रहना पड़ता था। शर्वानी और विशाल एक दूसरे से बातें करते रहे। कुछ मिनट बीत गए और थोड़ी देर बाद वेटर की वर्दी पहने दो लोग खाने की गाड़ियां खींचते हुए आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन में समुद्री भोजन, सब्जियां और विभिन्न प्रकार के मांस शामिल थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह भोजन की एक विस्तृत विविधता थी। जैसे ही खाना परोसा गया, शर्वानी ने बिना इंतजार किए तुरंत खाना शुरू कर दिया। क्रिश ने भी वैसा ही किया, लेकिन विशाल के खाना शुरू करने के बाद ही। भोजन का स्वाद लेते समय क्रिश मन ही मन सिर हिला रहा था। एक बेहतरीन होटल से मिलने वाले भोजन की अपेक्षा के अनुसार भोजन स्वादिष्ट था। प्लेटों पर भोजन की व्यवस्था के बारे में तो भूल ही जाए। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, क्रिश को एहसास हुआ कि वेटर वहां से गए ही नहीं थे। इसके बजाय वे उसी स्थिति में खड़े रहे, बस टेबल से थोड़ी दूरी पर। यह बिल्कुल सामान्य बात थी, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को वे खाना परोस रहे थे उसे कुछ चाहिए होता तो वे तुरंत कार्रवाई कर पाते। ये पहली बार था जब क्रिश अपने माता पिता के निधन के बाद से इतना महंगा खाना खा रहा था। बेशक उसने जीवनसेंस हवेली में खाना खाया था, लेकिन खाना पकाने में इस्तेमाल की जाने वाली विशेषज्ञता के मामले में ये सब इस भोजन से तुलनीय नहीं था। जब वे खाना खा रहे थे तो क्रिश ने अचानक एक और बात नोटिस की। उसने देखा कि इन दोनों वेटरों में कुछ असामान्य बात थी। दोनों वेटर थोड़े अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात को लेकर काफी घबराए हुए थे। क्रिश को ये तो नहीं पता था कि उन्हें किस बात ने परेशान किया है, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए उस पल वह तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि वह खाने का आनंद ले रहा था, लेकिन उसने दोनों वेटरों पर ध्यान देना सुनिश्चित किया। यह अच्छी बात थी कि वे दोनों इस समय विशाल के पीछे खड़े थे, जिसका अर्थ था कि वे उसके सामने खड़े थे। इसलिए उनके लिए उनकी हरकतों पर नजर रखना काफी आसान था। और जैसे जैसे वे खाना खाते रहे, उन दोनों की हरकतें और भी ज्यादा अनियमित होने लगीं। ये कुछ ऐसा था जिसने क्रिश में खतरे की घंटी बजा दी। कुछ देर के लिए उसने खाना बंद कर दिया और सीधे उन दोनों की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, दोनों वेटरों ने तुरंत इधर उधर हिलना बंद कर दिया। वे वहीं आज्ञाकारी भाव से खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे आम वेटरों को करना चाहिए। क्रिश की हरकतों ने तुरंत शर्वानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने दोनों वेटरों की ओर भी देखा, लेकिन उसे उनमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। और जब उसे एहसास हुआ कि क्रिश पहले ही खाना खाने के लिए वापस आ चुका है, तो उसने अभी के लिए इस मामले को नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसने उन पर थोड़ा ध्यान देने का फैसला किया। उसे एहसास हो गया था कि अगर क्रिश कुछ करता है तो वह निश्चित रूप से बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करेगा। चूंकि उसने दो वेटरों को संदिग्ध नजरों से देखा था, इसलिए उनमें कुछ ऐसा जरूर था जो सही नहीं था।
इसलिए जब वे दोनों खाना खा रहे थे तो वे दोनों वेटरों पर नजर रख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों वेटरों को पहले से ही पता चल गया था कि कोई उन्हें देख रहा है और इसलिए वे अब पहले की तरह इधर उधर नहीं घूम रहे थे। विशाल को भी कृष और शर्वानी में कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने उन दोनों वेटरों की तरफ देखा। जैसे ही उसने उन्हें ध्यान से देखा वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। जैसे ही दोनों वेटरों ने विशाल को अपनी ओर देखते देखा उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फिर अगले ही पल वे उसकी ओर दौड़ पड़े। साथ ही उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीन से चाकू निकाल लिए। विशाल तुरंत ही डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। दो लोग वास्तव में उसे मारने की फिराक में थे, लेकिन चाहे वह मरने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था, ये देखते हुए कि उसके और दो वेटरों के बीच की दूरी इतनी बड़ी नहीं थी और इसलिए कुछ ही सेकंड में वे पहले ही अपने बीच की दूरी तय कर चुके थे। अध्याय 65। एक एहसान। दो लोग वास्तव में उसे मारने की फिराक में थे, लेकिन चाहे वह मरने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था, ये देखते हुए कि उसके और दो वेटरों के बीच की दूरी इतनी बड़ी नहीं थी और इसलिए कुछ ही सेकंड में वे पहले ही उनके बीच की दूरी तय कर चुके थे। विशाल ने विरोध करना चाहा, लेकिन दो वेटरों की गति के सामने उसके लिए ऐसा कर पाना असंभव था। वह असहाय होकर बस देखता रह गया कि वे दोनों उसकी आंखों के सामने कैसे प्रकट हुए और अपने हाथों में पकड़े चाकू लहराने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों चाकू विशाल पर वार करने वाले थे, एक गर्दन की ओर बढ़ रहा था जबकि दूसरा बाएं सीने की ओर। कुछ और हुआ। कहीं से अचानक दो प्लेटें उन दो लोगों की ओर उड़ीं। उस समय दोनों मुख्य खिलाड़ियों के हाव भाव बदल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना हमला छोड़ दिया और अपने हाथ ऊपर उठाकर उन प्लेटों को रोक दिया जो उन पर गिरने वाली थीं। धमाक, खटखट, दोनों प्लेटें उन दोनों के हाथों से टकराईं जो हवा में उठे हुए थे। अगले ही पल दोनों प्लेटें टुकड़ों में टूट गईं और कुछ टुकड़े जी पर गिर गए। उसी समय दोनों वेटर पीछे हट गए। फिर भी जैसे ही वे संभले, उनमें से एक विशाल की ओर दौड़ा, उसे मारने की नीयत से। दूसरी ओर दूसरे ने प्लेट के स्रोत की ओर देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि प्लेट कृष की ओर से आई थी। अब तक वे दोनों भोजन से नहा चुके थे। वे भाग्यशाली थे कि भोजन गर्म नहीं था, अन्यथा वे निश्चित रूप से भोजन से उबल जाते। फिर भी जो कपड़े उन्होंने पहने थे वे पहले से ही भोजन और सूप से भूरे रंग के हो चुके थे। इससे पहले कृष उन दोनों पर नजर रख रहा था, इसलिए जैसे ही उन दोनों ने कुछ करने का फैसला किया, कृष ने भी वैसा ही किया। पहले से ही यह महसूस करते हुए कि विशाल से पहले पहुंच पाना और दो वेटरों के आने से पहले उन दोनों का रास्ता रोकना उसके लिए असंभव होने वाला था, उसने दूसरी रणनीति अपनाने का फैसला किया। उसने अपने सामने रखी खाने की दो प्लेटें पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों वेटरों पर फेंक दी। उसने अपनी हरकतों पर काबू रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि खाना विशाल पर न गिरे। जिस ताकत और गति से दो प्लेटें ऊपर उड़ रही थी, उसके कारण दोनों वेटरों के पास उनसे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वे विशाल पर हमला करने से पहले ही मारे जाने वाले थे, क्योंकि दोनों प्लेटें उनके सिर की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही वह उन दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में कामयाब हुआ, कृष ने उस कुर्सी को पीछे धकेल दिया जिस पर वह पहले बैठा था और फिर टेबल के ऊपर कूद गया। जैसे ही उनमें से एक ने फिर से विशाल की तरफ दौड़ लगाई, कृष ने टेबल पर हल्के से पैर रखा और फिर विशाल की तरफ कूद गया। इस समय विशाल ने पहले ही ऐसी प्रतिक्रिया दे दी थी कि दोनों वेटर पीछे हटने को मजबूर हो गए थे, इसलिए वह दोनों वेटरों से काफी दूर था और इसलिए कृष के लिए वेटर से पहले विशाल के सामने पहुंचना काफी आसान था। जैसे ही वह विशाल के सामने पहुंचा, वेटर पहले ही उसके सामने आ चुका था। कृष ने तुरंत अपना हाथ उठाया और चाकू लेकर उसके पास आ रहे हाथ को पकड़ लिया ताकि उसकी आंख में घोंप सके। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कृष ने चाकू पकड़े हुए हाथ को तुरंत पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। अगले ही पल एक हल्की चीख के साथ वेटर ने चाकू को जी पर गिरा दिया। दरार। उसी समय कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। कृष ने जो हाथ पकड़ा था वह ताकत लगाते ही टूट गया। वेटर को दर्द के कारण घुटने टेकने पड़े। फिर भी दूसरे वेटर ने अगले ही पल हमला कर दिया, जिससे कृष को दूसरे वेटर का हाथ छोड़ना पड़ा। कृष की ओर बढ़ती हुई किक के सामने उसने बस अपना हाथ उठाया और फिर पैर को ऊपर की ओर धकेला। किक जिस गति से उसके पास आई थी, उसके कारण वह आसानी से उसके सिर के ऊपर से निकल गई। जैसे ही हमला हुआ, कृष ने अपने बाएं पैर से जी पर हमला किया। अगले ही पल वह हवा में था और वेटर की ओर एक ड्रॉप किक मारी गई जो हमले से चूकने के बाद भी अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था। टकराना। हमला वेटर के कंधे पर हुआ। वेटर ने पहले भी बचने की कोशिश की थी, जिससे वह अपने सिर पर होने वाले हमले से बचकर कंधे पर आ गया।
लेकिन हर जगह चटकने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि कई हड्डियां तुरंत टूट गई थीं। जिस क्षण क्रिश जी पर उतरा, वह वेटर जिस पर हमला हुआ था पहले से ही जी पर फैला हुआ था। वह क्रिश से दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहां तक दूसरे वेटर की बात है, जिसके साथ पहले निपटा गया था, उसने मिशन को पूरा करने का प्रयास नहीं छोड़ा था, जो विशाल को मारना था। उस आदमी ने अपने बाएं हाथ से चाकू पकड़ लिया था और दर्द के बावजूद विशाल पर हमला करने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम आगे बढ़ पाता, अचानक एक लात उसके सीने पर लगी। वह आदमी पीछे की ओर उड़ रहा था और करीब 1 मीटर पीछे जाकर गिर पड़ा। इस समय तक उसकी छाती की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। दूसरी ओर शर्वानी को भी उस समय एहसास हो गया था कि दोनों वेटरों ने कुछ हरकत की है। चूंकि वह उन पर ध्यान दे रही थी, इसलिए वह आसानी से यह नोटिस कर पाए। बस दिक्कत ये थी कि उसकी प्रतिक्रिया काफी देर से हुई। जब तक वह कुछ प्रतिक्रिया देती, क्रिश पहले ही हरकत में आ चुका था और दोनों वेटरों को पीछे की ओर धकेल दिया गया। अगले ही पल क्रिश उन दोनों वेटरों से निपटने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ शर्वानी ने विशाल के बगल में जाकर रुकने का फैसला किया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था कि कहीं 2 वेटरों में से कोई हरकत करके विशाल तक न पहुंच जाए। ये साफ था कि फिलहाल दोनों वेटरों का निशाना विशाल ही था। क्रिश ने आगे बढ़कर उन दोनों को तब तक पीटा जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। वह उनमें से किसी को भी मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उनसे जानकारी निकालना जरूरी था। आखिरकार उन्हें ये जानना था कि उन्हें यहाँ किसने भेजा था। टायर फटने की घटना के दौरान विशाल सदमे में था। चूंकि वह दोनों वेटरों का सीधा निशाना था, इसलिए सबसे ज्यादा डर उसे ही लगा। फिर भी वह कुछ सेकंड पहले मौत के खतरे का सामना करने के बावजूद अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था। क्रिश द्वारा उन दोनों की देखभाल करने के बाद वह तुरंत राहत महसूस कर रहा था। जब तक होटल की सुरक्षाकर्मी यहां पहुंचे, तब तक वह पहले ही मना कर चुका था। इसलिए उसने क्रिश की सहायता की वास्तव में सराहना की। जी पर बेहोश पड़े 2 वेटरों को देखकर विशाल गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि होटल अब पहले जैसा नहीं रहा। इन 2 वेटरों का वीवीआईपी कमरे तक पहुंचना ये स्पष्ट कर रहा था कि वे काफी समय से इस होटल में थे। इस होटल में किसी को भी काम पर रखने से पहले उसके बारे में पूरी जांच की जाती थी। इसलिए इस होटल के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना असंभव था जो किसी एमी से संबंधित हो। तो ये स्पष्ट था कि उन दोनों को सही तरीके से खरीदा गया था। इसके अलावा वे उस समय की क्षमता को देखते हुए काफी कुशल थे जब वे हमला कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। फिर भी ये कुछ ऐसा था जो उस समय उनके बारे में एकत्रित की गई जानकारी में नहीं था जब उन्हें काम पर रखा गया था। आखिरकार क्रिश से पूरी तरह से अलग, जिसकी अच्छी तरह से जांच की गई थी क्योंकि वह शर्वानी की रखवाली करने जा रहा था, वेटर पूरी तरह से अलग थे। उनके बारे में साधारण जानकारी ही काफी थी और उन्हें उनकी पृष्ठभूमि के बारे में गहराई से जानने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए ये तथ्य कि वे दोनों लड़ना जानते थे, विशाल और होटल के कर्मचारियों को भर्ती करने वाले लोगों को नहीं पता था। कम से कम विशाल को तो यही लगता था। विशाल ने उन दोनों से नजरें हटाते हुए क्रिश की ओर देखा और कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। क्रिश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बेशक वह इस एहसान को ठुकराने वाला नहीं था। दिन के अंत में ऐसा नहीं था कि विशाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसे बचाकर क्रिश ने वास्तव में उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। कोई कह सकता है कि चूंकि वह बॉडीगार्ड था, इसलिए उसे विशाल की सुरक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन किसी को यह समझना होगा कि क्रिश शर्वानी का निजी बॉडीगार्ड था। उसके लिए शर्वानी की सुरक्षा ही मायने रखती थी और कुछ नहीं। विशाल ने गहरी सांस ली और फिर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। इस समय कई लोग कमरे में घुस आए। वे सभी काली वर्दी पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे होटल की सुरक्षा का हिस्सा थे। उनमें से हर एक के हाथ में डंडा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि विशाल और 2 आगंतुकों के बारे में सब कुछ ठीक था। बस इतना था कि जो 2 लोग पहले हमला कर रहे थे, वे अब जी पर थे। माफ कीजिए बॉस, हम देर से आए। काली टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और माफी मांगते हुए बोला। अध्याय 66, क्रिश का संदेह। माफ कीजिए बॉस, हम देर से आए। काली टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और माफी मांगते हुए बोला। अपने आप को संभालते हुए विशाल ने हाथ हिलाया और कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों लोगों की पहचान के बारे में जांच करो। और जांच से मेरा मतलब है कि तुम्हें उनके बारे में गहराई से जांच करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनके भाई बहन कौन हैं, उनके दादा दादी कौन हैं, यहां तक कि उनके परदादा परदादी के बारे में भी जानना जरूरी है।
होटल के सुरक्षा गार्डों के कप्तान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि विशाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी बकवास पसंद नहीं करता। होटल के प्रबंधन के मामले में वह हमेशा नियमों का पालन करता था। और अभी किसी तरह दो लोग होटल के वीवीआईपी कमरों में घुसने में कामयाब हो गए थे और किसी को मारने की कोशिश की। हालांकि इस बार निशाना शर्वानी नहीं थी, लेकिन फिर भी निशाना विशाल के अलावा कोई और था। शर्वानी मौजूद थी। इसका मतलब था कि अगर मौका होता तो वे दोनों वेटर उसे भी मार देते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैप्टन को नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। हाँ सर, हम तुरंत इस मामले से निपटेंगे। हम आपको 4 घंटे के भीतर परिणाम देने में सक्षम होंगे। अपने विचारों से बेपरवाह उसने तुरंत जवाब दिया। इस समय उसने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, उसे आवश्यकतानुसार जांच करनी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि बाकी लोगों को शर्वानी की पहचान के बारे में पता नहीं चला, वरना वे इस समय पूरी तरह डर जाते। आपके पास कुछ घंटे हैं। कुछ ही घंटों में इन दो लोगों की पहचान के बारे में पता लगाने के लिए सभी जरूरी कनेक्शन और संसाधनों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति या पृष्ठभूमि का पता लगाने की कोशिश करें जो पीछे से उनका समर्थन कर रहा हो। उनके लिए अचानक आकर बिना किसी कारण के हमला करना असंभव है। विशाल ने अधिकारपूर्ण लहजे में जवाब दिया। हाँ सर, कप्तान ने जवाब दिया। अगले ही पल उसने आदेश दिया और उसके 4 अधीनस्थ आगे बढ़े और उन 2 लोगों को पकड़ लिया जो अभी भी बेहोश थे। उन्होंने उन्हें कमरे से बाहर खींच लिया। जब वे जा रहे थे तो कैप्टन ने एक बार फिर माफी मांगी। उन्हें हमले की स्थिति में समय पर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वीवीआईपी कमरों पर हमला होने वाला है। और इसी वजह से प्रतिक्रिया बेहद धीमी थी और वे भाग्यशाली थे कि 2 वेटरों का ध्यान रखा गया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उनकी देखभाल किसने की थी, उनके पास सिर्फ अनुमान ही बचे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि उन तीनों में से किसने ये काम किया था, लेकिन उन्हें यकीन था कि उन तीनों में से कोई न कोई जरूर था जो उनसे निपटने की क्षमता रखता था। सुरक्षा गार्डों के चले जाने के बाद विशाल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कैप्टन इस मामले को अभी संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी उसे किरण को यह बात बतानी पड़ेगी। ब्लू सील होटल जीवनसेंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी, इसलिए चूंकि एमी इसमें घुसपैठ करने में सक्षम था, इसका मतलब यह था कि एमी कैंप से किसी अन्य व्यक्ति के होटल के भीतर होने या फिर से अंदर जाने में सक्षम होने की निश्चित रूप से संभावना थी। फिर भी विशाल को संदेह था कि होटल में उन दोनों से संबंधित कोई और भी है, अन्यथा उनके लिए ये जानना निश्चित रूप से असंभव था कि वह कहाँ है। और जब वे भोजन पहुंचा रहे थे तो वे हमला करने के लिए तैयार हो गए। बेशक वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि उन्हें भोजन परोसने के लिए सूचित किया गया होगा और उन्हें यह भी बताया गया होगा कि वे किसे भोजन परोसने जा रहे हैं। फिर भी वह यह मानने के लिए इच्छुक था कि कोई और भी था जो उनके साथ सहयोग कर रहा था। इस पर सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि शर्वानी के लिए यहाँ रहना और भी खतरनाक होने वाला है। इसलिए उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, तुम्हें अभी घर जाना होगा। हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इस बार उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे निशाना बनाया। अगली बार वे तुम्हें निशाना बना सकते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो हालात निश्चित रूप से खराब हो जाएंगे। शर्वानी को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसे बिजनेस से जुड़ी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कुछ नहीं पता था। आखिरकार वह यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कर रही थी वह बिजनेस से ही जुड़ा था। तो उसे समझ में आ गया कि उसके परिवार और वर्मा के बीच कोई विवाद है, और ऐसा लग रहा था कि वर्मा और भी ज्यादा बेचैन हो रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले से ही इस तरह के कुछ कठोर उपायों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर भी उसे कुछ हद तक भरोसा था कि वे उससे निपट नहीं पाएंगे। इसलिए उसने क्रिश की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल। क्रिश के साथ मुझे विश्वास है कि उनके लिए सफल होना असंभव होगा। आखिरकार वे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे असफल रहे हैं। बेशक शर्वानी सिर्फ ये कह रही थी कि उस पर कई बार हमला किया गया, जबकि उस पर सिर्फ एक बार सीधे तौर पर हमला किया गया था। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि वह फिर से घर में बंधी नहीं रहना चाहती थी। विशाल अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उस पर पहले भी कई बार हमला हो चुका था। ऐसा क्यों था कि किरण ने उसे कभी इस बारे में नहीं बताया? वह समझ गया कि उस पर एक बार हमला हुआ था, लेकिन ये बात उसके लिए नई थी क्योंकि किरण ने उसे जो जानकारी दी थी उसमें ये बात शामिल नहीं थी कि उस पर कई बार हमला हुआ था। इस बारे में बहुत सोचने पर ऐसा नहीं लगा कि किरण को उसे सब कुछ बताना होगा कि क्या हुआ था। और चूंकि शर्वनीत इस समय सुरक्षित और स्वस्थ थी, इसलिए वर्मा से जल्द निपटने के अलावा एक दूसरे पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी।
विशाल ने मुड़कर कृष की ओर देखा। वह अपने दिल में ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया कि कृष कितना अद्भुत था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसके पास जो क्षमताएं थीं, वे निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि किरण ने कृष को काम पर रखा था। ठीक है, अब आपको यहाँ और देर नहीं करनी है। मैं होटल के अधीनस्थों पर जांच करने जा रहा हूँ और जब तक मुझे परिणाम नहीं मिल जाते या ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि होटल पूरी तरह से सुरक्षित है, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ नहीं आएंगे। अन्यथा यदि एक ही समय में कई लोग हमला कर देंगे तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विशाल ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। शर्वानी समझ गई कि विशाल को उसकी चिंता है। वैसे भी उन दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। शर्वानी और कृष होटल से निकलकर पार्किंग में जाकर फरारी एफ8 स्पाइडर में बैठ गए। दूसरी ओर विशाल ने तुरंत कार्रवाई की और जांच के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष और शर्वानी गाड़ी में बैठे, कृष ने गाड़ी के बाहर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि गाड़ी में कुछ असामान्य है। आलीशान दिखने वाली गाड़ियों से बिल्कुल अलग कुछ गाड़ियां ऐसी थीं जो बिल्कुल बेमिल लग रही थीं। वे जीपें थीं और वे इस समय ऐसी जगह पर खड़ी थीं कि वे किसी भी समय निकल सकती थीं। जब कृष ने ये देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वाहनों में जरूर कुछ गड़बड़ है। शर्वानी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसी समय अचानक उसे अपना फोन बजता हुआ सुनाई दिया। कार में वापस आते ही उसने फोन उठाया, जिसे उसने कॉलर आईडी देखने से पहले ही डैशबोर्ड पर रख दिया था। जब उसे एहसास हुआ कि यह उसके पिता का फोन था तो वह आश्चर्यचकित हो गई। किरण उसे बहुत कम ही फोन करती थी। हालांकि उन दोनों के बीच के रिश्ते में कोई तनाव नहीं था, फिर भी ये किरण का व्यक्तित्व था। वह उससे प्यार करता था, इस बात का उसे पूरा यकीन था। लेकिन फिर भी वह सिर्फ तभी फोन करता था जब जरूरी होता था। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया और कहा, हेलो पापा, कैसी हो शर्वानी? मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि ब्लू सील होटल में हमला हुआ है। क्या तुम्हें चोट लगी है? किरण ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, वास्तव में मैं भी उन लोगों का लक्ष्य नहीं थी। फिर भी कृष के साथ वे आसानी से संभाले जा सकते थे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैं बस कुछ काम निपटाने के बाद घर वापस आने वाली हूँ, जिसे मैं संभालना चाहती हूँ। शर्वानी ने जवाब दिया। ये सुनकर अच्छा लगा। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उन इलाकों में जाने से बचें जहाँ बहुत कम आबादी है। ज्यादातर उन इलाकों में जाएं जहाँ बहुत ज्यादा आबादी है। किरण ने गंभीरता से निर्देश दिया। इसमें कोई समस्या नहीं है। जिस चीज से मैं निपटना चाहती थी वह एक मॉल में स्थित है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में रहूंगी जहां बहुत से लोग होंगे। इसके अलावा कृष यहाँ मेरे साथ है। शर्वानी ने जवाब दिया और अपना सिर बाईं ओर झुकाया। जब शर्वानी किरण से बात कर रही थी तब कृष अभी भी उन वाहनों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसी समय अचानक उसके सामने एक संकेत प्रकट हुआ। अध्याय 67 अनिवार्य मिशन। जब शर्वानी किरण से बात कर रही थी तब कृष अभी भी उन वाहनों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसी समय अचानक उसके सामने एक संकेत प्रकट हुआ। अनिवार्य मिशन तैयार किया गया, क्लाइंट को दुश्मनों से बचाना। पुरस्कारों की गणना मिशन के पूरा होने और क्लाइंट की सुरक्षा के अनुसार की जाएगी। जैसे ही कृष को यह संकेत मिला, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी धारणाएं सही थीं। चूंकि सिस्टम ने माना कि आसपास कोई दुश्मन था, इसलिए ये संकेत था कि वे निश्चित रूप से उन जीपों से संबंधित थे। जब उसने देखा तो उसे पता चला कि वहां कुल 3 जीपें थीं। उनमें से हर एक का डिजाइन एक जैसा था, जिससे पता चलता है कि वे शायद एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हों। बेशक कृष ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि 1 या 2 जीपें उन वाहनों में से नहीं थी जो दुश्मनों के पास थीं। इसके अलावा वह इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि अन्य वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए निरीक्षण करने के बाद कृष को तुरंत एहसास हुआ कि इस समय दुश्मन के लिए हमला करना असंभव होने वाला था। जब तक वे ब्लू सील होटल के आसपास के इलाकों में थे, वे निश्चित रूप से उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। आखिरकार होटल की सुरक्षा न केवल काफी अच्छी थी, बल्कि पार्किंग क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में कई कैमरे लगाए गए थे, बल्कि होटल के सुरक्षा गार्ड भी पेशेवर थे। इसलिए अगर कोई भी यहाँ परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था तो वे निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। इसके अलावा कृष का मानना था कि वे निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे। आखिरकार कुछ समय पहले ही विशाल पर हमला हुआ था और इसी वजह से सुरक्षा गार्ड बेहद सतर्क थे और किसी भी संदिग्ध चीज की तलाश कर रहे थे। इसलिए कृष ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक शर्वानी अपने पिता से बात करना समाप्त नहीं कर लेती।
और जैसे ही उसने ऐसा किया उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मुझे गाड़ी चलाने दो, कृष ने चेहरे पर उदासीनता का भाव लाते हुए कहा। शर्वानी पूरी तरह से हैरान थी। ये पहली बार था जब कृष गाड़ी चलाने की पेशकश कर रहा था। ये सच हो सकता है कि उन दोनों ने लंबे समय तक बातचीत नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह लड़का हमेशा कार में चढ़ जाता था और यात्री सीट पर आराम करता था, जिससे उसे गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मिल जाती थी। इसलिए इस समय वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उसके मन को बदल दिया। जबकि वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि कृष ने उसे गाड़ी चलाने का सुझाव क्यों दिया, कृष अधीर हो रहा था। चेहरे पर शिकन लाते हुए उसने कहा, आगे जो कुछ भी होने वाला है उससे आप निपट नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। आप अभी यात्री सीट पर आराम कर सकते हैं। जैसे ही शर्वानी ने ये शब्द सुने उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके आसपास दुश्मनों का एक समूह है। फिर भी वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या कृष गाड़ी चलाते समय उसे नीची नजर से देख रहा है। वह मानती थी कि गाड़ी चलाने के मामले में वह उससे कहीं बेहतर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे इसलिए नीची नजर से देखता था क्योंकि वह एक महिला थी? बेशक कृष इस तरह से नहीं सोच रहा था। पेशेवर ड्राइविंग कौशल के कारण उसके पास जो ज्ञान था उसके साथ वह शर्वानी की तुलना में आसानी से वाहन चलाने में सक्षम होने वाला था। इसके अलावा उसकी सजगता काफी अच्छी थी और इसलिए उसके लिए तेज गति पर वाहन को नियंत्रित करने में सक्षम होना असंभव नहीं था। हालांकि शर्वानी सोच रही थी कि कृष उसे नीची नजर से देख रहा है, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूछा, हम विशाल से बात क्यों नहीं करते? वह बस कुछ सुरक्षा गार्ड भेज सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि उन बदमाशों को हम पर हमला करने का मौका न मिले। ऐसा नहीं चलेगा, चूंकि वे यहाँ हैं और वे आपके पीछे पीछे यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब है कि वे परिणामों की परवाह किए बिना आपसे निपटना सुनिश्चित करेंगे। अब तक उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? इसका एकमात्र कारण यह है कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे बिना किसी व्यवधान के ऐसा करें। अगर वे अभी हमला करते हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत नुकसान में रहेंगे, क्योंकि होटल की सुरक्षा इसमें शामिल होगी। लेकिन अगर उनके पास कोई और विकल्प नहीं है तो वे निश्चित रूप से हमला करेंगे, भले ही इसका मतलब आत्महत्या करना हो। कृष ने जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि उसके पास उन लोगों के बारे में जानकारी थी और न ही उसे पता था कि वे हमला क्यों करना चाहते थे। फिर भी उसका मानना था कि चूंकि वे यहाँ आए थे, इसका मतलब था कि उनके पास एक लक्ष्य था और सिस्टम द्वारा उसे एक संकेत और एक मिशन देने का मतलब था कि इस बार खतरा था। इसके अलावा यह मिशन अनिवार्य था। ये पिछली बार मिले वैकल्पिक मिशन से बिल्कुल अलग था। इसलिए चाहे जो भी हो, इसका मतलब यह था कि अगर वह अंगरक्षक के रूप में काम करना जारी रखना चाहता था तो उसे मिशन पूरा करना ही होगा। कृष के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर शर्वानी को तुरंत समझ आ गया कि यह ऐसी बात है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत ड्राइवर का दरवाजा खोला और उतर गई। कृष ने भी वही किया और दोनों ने अपनी जगह बदल ली। जैसे ही कृष ने कार का पहिया थामा, उसके दिमाग में पेशेवर ड्राइविंग कौशल की जानकारी एक बार फिर उभर आई। साथ ही कौशल प्राप्त करने के दौरान मांसपेशियों में जो स्मृति विकसित हुई थी, उसके कारण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जीवन भर गाड़ी चलाता रहा हो। कार का स्टीयरिंग व्हील थामते ही कृष को एकदम सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह इस समय गाड़ी के साथ बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन समय की कमी को समझते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फरारी का इंजन जोर से चलने लगा। कृष ने तुरंत कार को रिवर्स गियर में डाल दिया, इससे पहले कि वह पार्किंग स्लॉट से पीछे की ओर मुड़ता। फिर पार्किंग से बाहर निकलने के तुरंत बाद वह होटल पार्किंग क्षेत्र के बाहर की ओर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उसने इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी संदिग्ध हरकत न हो। इसके बजाय उसने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे उसे पता ही न हो कि कोई दुश्मन उसके करीब है। साथ ही उसने सभी शीशों पर नजर रखी और अपने पीछे आने वाले किसी भी वाहन पर नजर रखी। और उनकी उम्मीद के मुताबिक जीप में और कुछ सामान्य ऑडी गाड़ियां तुरंत उनके साथ पार्किंग क्षेत्र से निकल गईं, जबकि वे धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थीं। कृष घबराया नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा जब तक कि वह वापस हाईवे पर नहीं आ गया। जैसे ही फरारी हाईवे पर आई, कृष ने तुरंत गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। फरारी एक ऑटोमेटिक कार थी, लेकिन इसके लिए मैनुअल मोड में जाने का विकल्प अभी भी था। इसलिए कृष ने तुरंत मैनुअल मोड में स्विच कर दिया और इसके साथ ही उसने गियर बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने क्लच पर पैर रखा, उसी समय उसने धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना शुरू किया और इंजन की आवाज अचानक बढ़ गई। अगले ही पल कार अपनी जगह से निकल पड़ी और कुछ ही सेकंड में वह तेजी से आगे निकल गई। फरारी F8 स्पाइडर की गति के कारण, जो कि मात्र 2.9 सेकंड में 6.2 मील प्रति घंटे थी,
मात्र 30 सेकंड से भी कम समय में कार 40 मील प्रति घंटे से भी अधिक की गति से आगे बढ़ चुकी थी। बेशक इस समय क्रिश पूरी गति से नहीं जा सकता था। सड़कें काफी व्यस्त थीं और इसलिए उसके लिए स्वतंत्र रूप से चलना असंभव था। पार्किंग क्षेत्र से फरारी निकलने के लिए इंतजार कर रहे वाहनों के अंदर बैठे लोगों के समूह को जैसे ही पता चला कि फरारी तेजी से भाग रही है, वे थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष को उनकी मौजूदगी का एहसास उनके काम करने से पहले ही हो जाएगा। फिर भी उनके पास तुरंत कोशिश करने और पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे इस बार शर्वानी को भागने नहीं दे सकते थे। एकमात्र समस्या ये थी कि वे पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। वे अचानक किए गए इस मिशन से आश्चर्यचकित थे और इसलिए उन्होंने इस मिशन के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। बेशक जीपों के लिए फरारी को पकड़ पाना असंभव था, इसलिए कुछ ही सेकंड में वे फरारी को पूरी तरह से भूल गए थे। ये देखते हुए कि फरारी में उनके वाहनों की तुलना में अधिक त्वरण था और फरारी ने उन्हें चौंकाते हुए तेजी से भाग लिया, उनके लिए उन्हें पकड़ पाना असंभव था। यह अच्छी बात है कि हमने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी, फिर भी हमने तैयारी की। उन्हें सूचित करें कि वे ड्रोन लॉन्च करें ताकि उन पर नजर रखी जा सके। सुनिश्चित करें कि हम उन्हें खो न दें। समूह के नेता ने तुरंत वॉकी टॉकी के माध्यम से निर्देश दिया। कुछ सेकंड बाद जब वे फरारी का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, उसी हाईवे पर एक और अलग जगह पर कई ड्रोन हवा में उड़े। फिर कनेक्शन बनाने के बाद समूह के नेता के हाथ में जो टैबलेट था उस पर वास्तविक जीवन के वीडियो दिखाए जाने लगे। नेता ने कहा, यह अच्छी बात है कि इस राजमार्ग से कुछ किलोमीटर तक कोई शाखा नहीं निकलती, इसलिए जब तक वे इस राजमार्ग पर चलते रहेंगे हमारे लिए उनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। फिर अगले ही पल उन्होंने वॉकी टॉकी ली और कहा, विपरीत दिशा से आना शुरू करो। उन्हें कब रोकना है इसकी सूचना तुम्हें दे दी जाएगी। अध्याय 68 और अधिक समस्याएं। शेरवानी क्रिश की ड्राइविंग की कुशलता देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। उस समय उसे तुरंत समझ आ गया कि ड्राइविंग के मामले में वह एक मास्टर से मिल चुकी है। वह अपने मन में पहले जो सोच रही थी उसे देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले उसे लगता था कि गाड़ी चलाने के मामले में वह क्रिश से बेहतर है, लेकिन अब वह उसके स्तर तक पहुंचने से बिल्कुल दूर थी। आखिरकार जिस तरह से वह वाहन को चला रहा था वह उसकी क्षमता से परे था। वर्तमान में वे एक ऐसी सड़क पर चल रहे थे जिस पर बहुत सारे वाहन थे, इसलिए लोगों के लिए 60 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलना निश्चित रूप से मुश्किल होने वाला था। लेकिन फिर भी वर्तमान में वह बता सकती थी कि वे वर्तमान में कम से कम 70 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे थे। बेशक वह ये नहीं मानती थी कि क्रिश इससे ज्यादा गति से नहीं जा सकता। बस एक प्रतिबंध था जो सड़क पर वाहन था। इस समय शेरवानी ने अपने मन में पहले से ही तय कर लिया था। वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि क्रिश उसे लड़ाई और ड्राइविंग दोनों कौशल सिखाए। अगर वह उसे सिखाता है तो वह निश्चित रूप से बहुत हद तक सुधार करेगा। भले ही यह उस व्यवसाय से संबंधित नहीं था जिसे उसके माता पिता वास्तव में उसे सिखाना चाहते थे, फिर भी जब प्रतियोगिताओं की बात आती थी तो इससे उसका अपना अहंकार बढ़ जाता था क्योंकि वह आसानी से अपने साथियों को हरा सकती थी। क्रिश को नहीं पता था कि उस समय शेरवानी क्या सोच रही थी। इसके बजाय वह बस गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह अच्छा था कि गाड़ी उन गाड़ियों से बेहतर थी जो उनका पीछा कर रहे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। फिर भी भले ही वाहन एक ही स्तर पर हो, क्रिश का मानना था कि उनके लिए उन्हें अपने रास्ते से हटाना काफी आसान होगा। गाड़ी चलाते समय उन्होंने आगे और पीछे दोनों तरफ से आसपास के इलाकों पर नजर रखना सुनिश्चित किया। ये सिर्फ इसलिए था कि कहीं दुश्मन के पास कोई बैकअप प्लान न हो। वह इसी समय कार के साइड मिरर से कुछ देख रहा था। दूर से उसे हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। साइड मिरर पर जो छवि थी उसे देखकर ही वह तुरंत बता सकता था कि यह कोई और नहीं बल्कि एक ड्रोन था। हालांकि दूरी काफी ज्यादा थी, इसलिए क्रिश के लिए ड्रोन को देख पाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपनी तेज इंद्रियों की वजह से वह ये बताने में सक्षम था कि कोई चीज थी जो उनके पीछे आ रही थी। क्रिश अपनी आंखें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास इतनी उन्नत तकनीक है। उनके पास तो एक ऐसा ड्रोन भी है जो इस वाहन की गति को पकड़ने में सक्षम है। बेशक क्रिश ड्रोन की अधिकतम गति नहीं बता सकता था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ड्रोन अधिकतम गति से नहीं चल रहा था क्योंकि वह अपनी बैटरी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहा था। कम से कम क्रिश को तो यही लगा। फिर भी यह अपेक्षित था। आखिरकार अगर ड्रोन अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ता तो यह धीमी गति से चलने की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता। इसके अलावा जिस लक्ष्य का ड्रोन पीछा कर रहा था वह तेज गति से नहीं चल रहा था, इसलिए ड्रोन को अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। क्रिश का चेहरा गंभीर हो गया।
इस समय उसे समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उनसे निपटने के लिए तैयार था। इसलिए उसे विश्वास था कि ड्रोन ही एकमात्र तरीका नहीं था जिसका उपयोग वे उनका पीछा करने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा क्रिश का मानना था कि फिलहाल उनके लिए रास्ते में हमला करना असंभव होगा। आखिरकार भले ही दूसरे पक्ष के पास ज्यादा ताकत हो, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से कुछ गैरकानूनी करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए क्रिश का मानना था कि जिस क्षण वे राजमार्ग से हटेंगे उनके लिए दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक होगी। इसलिए उस समय क्रिश ने जो करने का फैसला किया वह सरल था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह ड्रोन को खत्म कर दे। ये स्पष्ट था कि ड्रोन का इस्तेमाल उन पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह दुश्मन की आंखों को अंधा कर दे। अब एकमात्र समस्या ये थी कि वह हवा में ड्रोन से कैसे निपटे, जबकि वह उस समय जमीन पर एक वाहन के अंदर था। दूसरी ओर शर्वानी को पहले ही एहसास हो गया था कि क्रिश के हाव भाव में बदलाव आ गया है। क्रिश को पहले ही समझ चुकी शर्वानी को तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह इधर उधर देखने लगी, ये सोचकर कि क्या उनका पीछा कर रहे वाहन पहले ही उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। जैसे ही वह उलझन में पड़ी, क्रिश ने तुरंत जीप का नेविगेशन सिस्टम चालू कर दिया। तुरंत ही जीप के डैशबोर्ड पर डिजिटल स्क्रीन पर नक्शा दिखाई देने लगा। क्रिश यहाँ की सड़कों से परिचित नहीं था, क्योंकि वह काफी समय से इधर उधर नहीं घूम रहा था। इसलिए उसने तय किया कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे पता है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है, इससे पहले कि वह इस ड्रोन से निपटने के लिए कोई योजना बनाए। इधर उधर देखने पर उसे एहसास हुआ कि कहीं सुरंग है। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसने राजमार्ग से बाहर निकलने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उस रास्ते को अपना अगला रास्ता चुना। अगले ही पल जब उसने साइड मिरर पर नजर डाली तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वहां एक और ड्रोन दिखाई दिया है। फिलहाल 2 ड्रोन हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। क्रिश को यह बात समझ में आ गई कि ड्रोन की बैटरी की लाइफ सीमित है, इसलिए बिना रिचार्ज किए बहुत लंबे समय तक उड़ पाना उनके लिए असंभव था। इसलिए सबसे आसान उपाय यह था कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने तक उन्हें बहुत लंबे समय तक चलाया जाए। लेकिन क्रिश यह मानने में नासमझ नहीं था कि दुश्मन सिर्फ उन पर और उनके लोकेशन पर नजर रखने जा रहा था। यह स्पष्ट था कि वे ड्रोन का इस्तेमाल आंखों के तौर पर कर रहे थे। चूंकि ऐसा था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से उनसे निपटने के लिए कोई और योजना बनाई होगी। जैसे जैसे वह गाड़ी चलाता रहा, उसने फरारी को अपने नियंत्रण में रखा और दाएं बाएं वाहनों को ओवरटेक किया। तेज गति से आगे निकल रहे वाहनों के चालक फरारी के चालक के कौशल को देखकर दंग रह गए। बेशक दूसरों ने तुरंत कोसा। इस समय उन्होंने सोचा कि यह वाहन चलाते समय दिखावा करने वाला एक और दूसरी पीढ़ी का युवा मास्टर है। उस वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से असंभव नहीं था, ये देखते हुए कि वह जिस गति से आगे बढ़ रहा था और जिस तरह से वह अन्य वाहनों को बेतहाशा ओवरटेक कर रहा था। क्रिश जिस तरह से गाड़ी चला रहा था, उसके कारण ट्रैफिक पुलिस का ध्यान आकर्षित करना उनके लिए असंभव नहीं था। और इसलिए जैसे ही वे पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने में कामयाब हुए, पुलिस की गाड़ी ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी का सायरन उनके पीछे भागते समय जोर जोर से बज रहा था। क्रिश खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह इस समय दुश्मनों से निपट रहा था, लेकिन पुलिस वाले निश्चित रूप से यह नहीं समझ पाएंगे। वे उससे उम्मीद करेंगे कि वह पहले रुके, फिर बताए कि वह इतनी तेज गति से क्यों आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस समय रुकना उसके लिए असंभव था। आखिरकार मिशन खतरे में था। अगर शर्वानी को दुश्मन ने पकड़ लिया तो मिशन विफल माना जा सकता था। ऐसा कुछ था जो वह होने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि जीवन सिंस पुलिस से जुड़े मामले को संभाल लेंगे। इसलिए उसने पहले दुश्मन से निपटने का फैसला किया। दूसरी ओर शर्वानी को जब पता चला कि पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है तो वह भड़क उठी। चूंकि उस समय पुलिस का सायरन बज रहा था, इसलिए पुलिस की गाड़ी के रास्ते से गाड़ियां तुरंत हट गईं। उन्हें जो एकमात्र फायदा मिला वह यह था कि सायरन की वजह से उनके आगे चल रहे कुछ वाहन तुरंत साइड हो गए, क्योंकि उन्होंने उन्हें रास्ता दे दिया था। इस कारण क्रिश और भी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। मैं पिताजी को इस बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि वे पुलिस को सूचित कर देंगे कि वे हमारा पीछा करना बंद कर दें। आखिरकार एक और बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, वे हमारे भागने में बाधा नहीं डाल सकते। शर्वानी ने अपना फोन निकालने से पहले कहा, किरण को कॉल करने का इरादा रखते हुए। दूसरी ओर क्रिश ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। इसके बजाय उसने बस सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। गंतव्य पर पहले से ही निर्णय ले लेने के बाद वह समझ गया कि उसे कहाँ जाना है। इसलिए वह राजमार्ग छोड़ने से पहले उस जंक्शन का इंतजार कर रहा था। बस इतना ही हुआ कि जब क्रिश जंक्शन के पास पहुंचा तो कुछ हुआ।
उसके सामने एक BMW गाड़ी थी। जैसे ही गाड़ी के ड्राइवर ने सायरन सुना, उसने तुरंत साइड में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। दिक्कत बस इतनी थी कि बाईं ओर जाने के बाद ड्राइवर ने एक बार फिर साइड बदलने का फैसला किया और दाईं ओर चला गया। उस समय शर्वनी, जिसने अभी अभी फोन किया था, जो अभी भी बज रहा था, अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वे निश्चित रूप से मरने वाले हैं। अध्याय 69। आश्चर्यजनक कौशल। उस समय शर्वनी, जिसने अभी अभी फोन किया था, जो अभी भी बज रहा था, अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वे निश्चित रूप से मरने वाले हैं। क्रिश को भी ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बेशक वह पूरी तरह से अचंभित था, लेकिन फिर भी वह लगभग तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। एक्सीलेटर छोड़ते हुए क्रिश ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन जाहिर है उसने ब्रेक पूरी तरह से नहीं दबाए थे, बल्कि सिर्फ फरारी की गति कम करने के लिए ब्रेक लगाए थे। बेशक सिर्फ गति कम करके उसके लिए अपने आगे की गाड़ी से टकराने से बचना असंभव था। आखिरकार जिस गति से उसकी गाड़ी चल रही थी, उसके सामने वाली गाड़ी के मुकाबले उनके बीच की दूरी कम न होना असंभव था। ये स्पष्ट रूप से क्रिश की योजना में नहीं था। वह धीमी गति से चलने की योजना नहीं बना रहा था ताकि वह दूसरी गाड़ी से टकराने से बच सके। इसके बजाय उसके दिमाग में पहले से ही एक और योजना थी कि वह इस स्थिति से कैसे बचेगा। उनका पीछा कर रहे पुलिस वाहन के अंदर बैठे 2 पुलिस अधिकारियों ने जब देखा कि उनके सामने क्या हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत सोचा कि फरारी सामने वाले वाहन से टकराने वाली है। पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने थोड़ा घबराते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए। उसी समय पुलिस की गाड़ी के पिछले टायर चलना बंद हो गए और सड़क पर फिसलने लगे। ये सिर्फ किस्मत की बात थी कि उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया, अन्यथा जिस गति से वे आगे बढ़ रहे थे, उनके लिए पटरी से उतरना असंभव नहीं था। फिर से वे इस बात पर विचार करते हुए चूक गए कि उस समय उनके पीछे कोई और वाहन नहीं था, ये देखते हुए कि सभी वाहन पहले ही किनारे हो गए थे, जिससे पुलिस वाहन को रास्ता मिल गया जो उनका पीछा कर रहा था। अन्यथा पुलिस की गाड़ी के अचानक रुकने से पीछे से गाड़ियां टकरा जाती। यह एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही वाहन में बैठे 2 पुलिस अधिकारियों को राहत मिली कि वे किसी दुर्घटना में शामिल नहीं हुए और किसी तरह गाड़ी रोकने में कामयाब हो गए, उन्होंने दूर जाकर देखा जहां फरारी खड़ी थी। ये वह क्षण था जब उन्होंने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। किसी समय फरारी मुड़ गई थी और बगल में फिसल रही थी। उनके दृष्टिकोण से उन्हें विश्वास था कि फरारी निश्चित रूप से पलटने वाली थी। लेकिन जैसे ही उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, एक और घटना घटी जो उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। गाड़ी अचानक मुड़ गई और वह उस लेन के विपरीत दिशा में चली गई जिस पर वह चल रही थी। फिर अगले ही पल ये रिवर्स में चलने लगा और कुछ ही सेकंड में ये BMW से आगे निकलने में कामयाब हो गया। जिस पल यह ऐसा करने में कामयाब हुआ, अचानक एक बार फिर यह एक तरफ खिसक गया क्योंकि यह बहुत तेजी से मुड़ रहा था। और जैसे ही फरारी मुड़ने के संकेत दे रही थी, क्योंकि फरारी का एक हिस्सा ऊपर उठने लगा था, फरारी अचानक एक बार फिर मुड़ गई और आगे की ओर मुड़ गई। ये तुरंत आगे बढ़ना जारी रखा, एक तरफ जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड तक चलता रहा, फिर आखिरकार वह जमीन पर उतरा और भाग गया। वह आगे बढ़ा और कई वाहनों को पीछे छोड़ते हुए 2 पुलिस अधिकारियों और अन्य ड्राइवरों की नजरों से ओझल हो गया जो ये सब देख रहे थे। दोनों पुलिस अधिकारियों को तुरंत लगा कि यह उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने घटना को रिकॉर्ड नहीं किया, अन्यथा जब वे अपने सहकर्मियों से मिलते तो उन्हें शेखी बघारने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता। फिर भी ये याद करते हुए कि उन्हें उस कार का पीछा करना था क्योंकि वह शहर के लगभग मध्य में इतनी तेज गति से चल रही थी, उन्होंने तुरंत अन्य पुलिस के साथ संवाद करना शुरू कर दिया तथा उन्हें फरारी के पंजीकरण नंबर के बारे में बताया जो उन्होंने पहले ही ले लिया था, साथ ही रंग भी बताया। दूसरी ओर जिन ड्राइवरों ने ये सब देखा वे पूरी तरह से हैरान रह गए। साथ ही वे फरारी के ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स से भी पूरी तरह से हैरान थे। बेशक उनमें से कुछ लोग पहले इस बात से नाखुश थे कि एक फरारी उनके आगे से तेजी से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा वे ड्राइवर के कौशल से चकित हुए बिना नहीं रह सके, भले ही ड्राइवर दूसरी पीढ़ी का युवा मास्टर था। अरे, मुझे लगता है कि मैंने इसे रिकॉर्ड किया है, मुझे वीडियो फिर से देखने दो, एक मोटे आदमी ने अचानक समझाया। पहले वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो वह अपने दर्शकों को उस सड़क के बारे में कुछ समझा रहा था जिस पर वह वर्तमान में था। इसलिए घटना के समय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसका ध्यान सड़क पर था और जो कुछ हो रहा था, वह फोन बंद करना भूल गया। यह अच्छी बात थी कि वह गाड़ी नहीं चला रहा था, अन्यथा उसके लिए दुर्घटना से बचना असंभव था।
उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उस लाइव स्ट्रीम को रद्द कर दिया जो अभी भी चल रही थी। बेशक उसके इस कदम से तुरंत ही लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों में गुस्सा भर गया। हालांकि उनमें से कुछ ही लोग थे, फिर भी उनकी संख्या कुछ 100 तक थी। दूसरी ओर मोटे आदमी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दर्शक क्या सोचते हैं। इसके बजाय वह तुरंत हिस्ट्री एरिया में चला गया और अपने फोन में सेव किए गए वीडियो को देखने लगा जबकि वह लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखता था। वीडियो चुनते ही वह उस आखिरी घटना पर चला गया जो रिकॉर्ड की गई थी। उस पल उसने तुरंत सड़क पर जो कुछ हुआ था उसका रिप्ले देखा। उन्होंने इसे कुछ बार देखने के बाद ही इसे बंद किया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर संपादित वीडियो को अपने स्ट्रीमिंग चैनल पर पोस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़कर उसी वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया वह सिर्फ कुछ सेकंड लंबा था, लेकिन फिर भी इसमें फरारी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में सब कुछ कैद हो गया। क्रिश और शर्वानी को नहीं पता था कि उस मोटे आदमी ने क्या किया था और न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि उसके BMW से आगे निकलने के बाद दूसरे लोग क्या सोच रहे थे। बेशक ये सिर्फ क्रिश ही था जिसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास मौजूद पेशेवर ड्राइविंग कौशल के स्तर को देखते हुए ये सामान्य बात है। दूसरी ओर शर्वानी बिल्कुल अलग थी। कुछ समय पहले ही उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर निकल आया था। ये खास तौर पर उस समय हुआ जब फरारी पलटने के संकेत देने लगी थी। अगर फरारी पलट जाती तो वाहन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। बेशक वाहन के अंदर बैठे लोग भी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। दिन के अंत में फरारी की रक्षात्मक क्षमताएं इतनी अधिक नहीं थी, ये देखते हुए कि जिस सामग्री का उपयोग किया गया था वह फरारी की गति को ध्यान में रखते हुए थी। शर्वानी को शांत होने में काफी समय लगा। जब तक वह शांत हुई, क्रिश गाड़ी चलाकर सुरंग के पास पहुंच चुका था। दूसरी ओर चूंकि शर्वानी ने किरण को पहले ही कॉल कर दिया था, इसलिए किरण को भी कॉल आ चुकी थी। लेकिन उसे तभी घबराहट होने लगी थी जब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की चीख पुकार के अलावा उसे शर्वानी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस समय वह सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि शर्वानी पर हमला हुआ हो और वह इस समय खतरे में हो? ये सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्वानी, शर्वानी तुम वहां हो, मुझसे बात करो शर्वानी। किरण लगातार बेचैनी और घबराहट से चिल्ला रही थी। कुछ सेकंड, लगभग 1 मिनट के बाद ही आखिरकार दूसरी तरफ से जवाब आया। ओह पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने पहले फोन किया था। शर्वनी ने जवाब दिया, अभी भी वह पूरी तरह शांत नहीं थी। वहां क्या हो रहा है, मुझे अभी बताओ, किरण ने तुरंत पूछा। वह अपनी इकलौती बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। ये सिर्फ बदमाशों का एक समूह है जो हमारे पीछे आ रहा है। वे अभी हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार क्रिश गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा है, शर्वानी ने जवाब दिया। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे कई प्रयासों के बाद भी हार नहीं मानेंगे। क्या वे मुझे पूरी ताकत से लड़ते हुए देखना चाहते हैं? किरण ने गुस्से में कहा। पिताजी, एक पुलिस कार हमारा पीछा कर रही थी। आपको पुलिस से संवाद करना होगा ताकि वे हमारा पीछा करना बंद कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो वे दुश्मन को हम तक पहुंचने का मौका दे देंगे। शर्वानी ने तुरंत फोन करने का इरादा बताया। ठीक है, हमारे घर की ओर गाड़ी चलाना सुनिश्चित करें। मैं कुछ कॉल करूंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस आपको कोई परेशानी न दे। इसके अलावा मैं आपके बचाव के लिए लोगों का एक समूह भेजूंगी। आपको रुकना होगा, किरण ने जल्दी से कहा। फिर शर्वानी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही उसने तुरंत फोन काट दिया। ये साफ था कि वह वही कॉल करने जा रहा था जो उसने अभी कहा था। अध्याय 70, ड्रोन से निपटना। शर्वानी समझ गई कि उसे अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। दुश्मन के पीछा करने के कारण उसके लिए अपनी योजना को पूरा करना निश्चित रूप से असंभव था। इसलिए वह क्रिश की ओर मुड़ी और बोली, यदि संभव हो तो हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए। जब तक हम वहां पहुंचेंगे उनके लिए हमारा पीछा करना असंभव होना चाहिए। क्रिश ने सिर हिलाया। वह पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहा था, लेकिन निश्चित रूप से उसे पहले ड्रोन से छुटकारा पाना होगा। अन्यथा अगर ड्रोन उनका पीछा करते रहे तो वे आसानी से दुश्मन को बता देंगे कि वे वर्तमान में कहां हैं और दुश्मन जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लगभग 4 मिनट में ही वे उस जगह पहुंच गए जहां सुरंग थी। बेशक चूंकि सुरंग यहीं थी, इसलिए ड्रोन के लिए उन्हें आसानी से ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। क्रिश का लक्ष्य यही था। जब तक ड्रोन को उन्हें ढूंढना मुश्किल लगता तब तक वह उनसे निपटने के लिए यही मौका इस्तेमाल करने वाला था। इसलिए जब वह गाड़ी चलाता रहा तो उसने उस ड्रोन पर ध्यान देना सुनिश्चित किया जो पहले ही सुरंग में घुस चुका था।
ऐसा लग रहा था कि दूसरा ड्रोन पहले ही सुरंग के दूसरी तरफ जाकर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ चुका था। बेशक क्रिश इस बार सुरंग से बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए जैसे ही वह सुरंग में घुसने में कामयाब हुआ, फरारी की गति अचानक बढ़ गई। फिर जब वह गाड़ी चलाता रहा तो उसने शर्वानी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसका इस्तेमाल हम ड्रोन को गिराने के लिए कर सकें? हाँ, ये सवाल सुनकर शर्वानी तुरंत उलझन में पड़ गई। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने रियर व्यू मिरर से देखा। तभी उसने देखा कि उनके पीछे हवा में कोई छोटी सी चीज उड़ रही थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने यह नहीं देखा था कि एक ड्रोन उनके पीछे आ रहा था। उसे लगा कि कृष्ण ने पहले ही ये देख लिया था। फिर भी वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम थी। वह थोड़ा नीचे झुकी और किसी तरह अपना हाथ उस सीट के नीचे रख दिया जिस पर वह बैठी थी। फिर थोड़ी देर तक टटोलने के बाद उसने एक स्टील की छड़ निकाली। कृष्ण ने जब स्टील बार देखा तो वह अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसे तुरंत पता चल गया कि यह निश्चित रूप से एक हथियार था जिसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता था और कार से जुड़ी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए नहीं। जब उसने कृष्ण के चेहरे पर भाव देखा तो शर्वानी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, बेशक मेरे पास एक हथियार है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं इससे अपनी रक्षा कर सकती हूँ। शर्वानी ने ये शब्द कहे, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टील बार को इधर उधर घुमाने वाली थी। सौभाग्य से उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह शांत हो गई और कृष्ण से पूछा, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ड्रोन से निपटने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए ड्रोन को नीचे गिराना असंभव नहीं था, लेकिन ड्रोन की दूरी और वाहन के चलते रहने के कारण यह बहुत मुश्किल था। हालांकि यह मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह असंभव था। फिर भी उनके पास वाहन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सके। इसलिए उनके पास केवल एक ही मौका था। बस थोड़ा रुको, जब मौका आएगा मैं तुरंत तुम्हें सूचित करूंगा। तुम्हें जो करना है वह है दरवाजा खोलना, फिर अपने शरीर का आधा हिस्सा कार से बाहर निकालना और ड्रोन पर स्टील बार फेंकना। ध्यान रहे कि तुम चूक न जाओ। कृष्ण ने निर्देश दिया। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो कृष्ण निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहता, लेकिन शर्वानी के लिए यह पूरी तरह से अलग था। वह काफी मजबूत थी, इसलिए उसके लिए जो निर्देश दिया गया था उसे पूरा करना निश्चित रूप से असंभव नहीं था। लेकिन जाहिर है जिस गति से वाहन चल रहा था उसमें उसके लिए ऐसा कर पाना असंभव था। फिर भी ऐसा नहीं था कि कृष्ण उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था जबकि वाहन इतनी गति से चल रहा था। अन्यथा जैडन द्वारा उस दुश्मन से उसकी रक्षा करने की बात तो भूल ही जाए जो वर्तमान में उनका पीछा कर रहा था। वह उसे घायल होने या यहाँ तक कि कार से गिरते ही मरने से भी नहीं बचा पाएगा। क्या तुम गंभीर हो? शर्वानी ने अचंभित होकर पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। क्या यह आदमी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वह इनकार कर दे? उसे याद है कि एक समय ऐसा भी था जब वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास कोई अंगरक्षक न हो। लेकिन क्या यह इतना ही काफी था कि कृष्ण उसे मरवाना चाहता था? जब कृष्ण ने सड़क से शर्वानी की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसे अचंभित निगाहों से देख रही थी। क्या बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती? कृष्ण ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे यकीन नहीं हुआ कि शर्वानी ऐसा नहीं कर सकती। वह पहले ही उसकी क्षमताएं देख चुका था और जो उसने अभी अभी उसे करने को कहा था वह उसके लिए असंभव नहीं था। जब उसने देखा कि कृष्ण उसे किस तरह देख रहा है तो शर्वानी का अहंकार अचानक भड़क उठा। वह कृष्ण को कैसे बता सकती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती? उसे वैसे भी खुद को साबित करना था, इसलिए वह नाक भान सिकुड़ती रही और कुछ नहीं बोली। फिर भी उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था, ये संकेत देते हुए कि वह कृष्ण के कहने पर दरवाजा खोलने के लिए तैयार थी। बस तैयार रहो, फिर भी तुम्हें कार की अचानक हरकतों के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा ये निश्चित रूप से तुम पर असर डालेगा कि तुम अपने शरीर का आधा हिस्सा कार से कैसे बाहर निकालोगे। कृष्ण ने कहा और गाड़ी चलाना जारी रखा। ये शब्द कहने के तुरंत बाद उसने तेजी से ब्रेक लगाए। इससे शर्वानी चौंक गई। शुक्र है उसने कुछ क्षण पहले ही सीट बेल्ट बांध ली थी। जब उसे एहसास हुआ कि कृष्ण की ड्राइविंग कितनी पागलपन भरी थी। वे पहले ही सुरंग में घुस चुके हैं। उन्हें अगले 1 या 2 मिनट में बाहर आना चाहिए। यही समय है जब आपको उन्हें रोकना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वे भागने में सफल न हों, अन्यथा अगर वे आपसे आगे निकल गए तो हमारे लिए उन्हें पकड़ना असंभव हो जाएगा। कृष्ण और शर्वानी का पीछा कर रहे समूह के नेता ने वॉकी टॉकी के माध्यम से निर्देश दिया। जब वह ये शब्द कह रहा था तो वह अपने हाथ में लिए टैबलेट को घूर रहा था।
उस पर उसे सुरंग में तेज रफ्तार से चल रही फरारी की छवि दिख रही थी। यह अच्छी बात थी कि सुरंग के अंदर रोशनी काफी अच्छी थी, अन्यथा ड्रोन के लिए अंधेरे में पैंतरेबाजी करना मुश्किल हो जाता। बेशक जो ड्रोन को नियंत्रित कर रहा था वह उस समय उस वाहन के अंदर नहीं था जिसमें नेता था। इसके बजाय वह वर्तमान में एक अन्य वाहन के अंदर था। फिर भी वह वाहन भी क्रिश का पीछा कर रहा था। दिन के अंत में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ड्रोन की सीमा उस क्षेत्र से बाहर न जाए जहां वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जब वह टैबलेट पर वीडियो देख रहा था तो उसे अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई जब उसने फरारी के टायरों की आवाज सुनी। फिर अगले ही पल फरारी ने एक बार फिर से वही चाल चली जो उसने हाईवे पर चलने के दौरान की थी। वह मुड़ने में कामयाब रही और सुरंग की दीवार की ओर मुड़ गई, मानो वह दीवार को पार करने का इरादा रखती हो। लेकिन अगले ही पल फरारी का दरवाजा अचानक खुल गया। एक मानव आकृति अचानक प्रकट हुई और एक स्टील की पट्टी उसके सामने स्क्रीन की ओर आती हुई दिखाई दी। उस पल उसे तुरंत एहसास हुआ कि ड्रोन पर हमला हो रहा है। उस समय वह तुरंत ड्रोन को नियंत्रित करना चाहता था ताकि वह हमले से बच सके। समस्या ये थी कि वह ड्रोन को नियंत्रित करने वाला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, ड्रोन को दूर ले जाओ। टकराना, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी वह देर से पहुंचा। वह विस्फोट की आवाज सुनने में कामयाब रहा इससे पहले कि वह जो स्क्रीन देख रहा था वह अचानक काली हो गई। ये स्पष्ट था कि ड्रोन को पहले ही नीचे गिरा दिया गया था। भाड़ में जाओ, समूह के नेता ने तुरंत गाली दी। फिर अपनी आवाज में स्पष्ट क्रोध के साथ वह चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाओ ताकि हम उस सुरंग तक पहुंच सकें। वे निश्चित रूप से यू टर्न लेने की योजना बना रहे हैं। रोजर दैट, वाहन के ड्राइवर ने जवाब दिया। फिर अगले ही पल उसने कार की गति बढ़ा दी। बेशक इतनी तेज गति से चलती कार के साथ पैंतरेबाजी करना उसके लिए काफी मुश्किल था, फिर भी वे अपने साथियों के साथ अन्य वाहनों के पीछे पीछे चलते हुए आगे निकलने में सक्षम थे। दूसरी ओर जिस क्षण शर्वानी ड्रोन से निपटने में कामयाब रही, कृष्ण ने तब तक इंतजार किया जब तक शर्वानी वापस गाड़ी में नहीं बैठ गई। फिर आखिरकार उसने गाड़ी रोकी। बेशक वह पहले ही सड़क के किनारे चला गया था ताकि कोई दुर्घटना न हो। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत कार मोड़ ली और ट्रैफिक की विपरीत दिशा में चलने लगा। इसके कारण कई ड्राइवरों ने तुरंत उसे गालियां दी क्योंकि वे फरारी से बचने की कोशिश कर रहे थे।